हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 19 सितंबर की जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं। आज हमारी 5 महत्वपूर्ण न्यूज़ है। पहली होगी हमारी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में रक्षा समझौता हुआ है, उसके बारे में। दूसरी है न्याय तक पहुँच के बारे में और तीसरी है शिपिंग पैराडाइम्स यूनाइटेड टू डिलीवर रिपोर्ट, उसके बारे में। एक घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पांचवी होगी वैश्विक जल स्रोतों की स्थिति रिपोर्ट जो आई है, जो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने जारी करी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग कुछ संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में बात करेंगे, जैसे चाहबर पोर्ट हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ब्लू पोर्ट क्या है ना, और मातृ मृत्यु दर के बारे में। हाल ही में पौंडीचेरी है, वहां पे 0 हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। मैग्नीज जो अयस्क है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हमारे एक स्थल जो आज न्यूज में वो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर की। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है घरेलू हिंसा अधिनियम। तो ये न्यूज में क्यों आया? हाल ही में जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये 2005 में पारित किया गया था और इसको अभी 2025 में 20 वर्ष हो चुके हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आया। तो अगर इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करें तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो था वो क्या था वास्तव में, जो महिलाएं हैं उनके साथ जो घरेलू हिंसा होती है उनसे उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब एक आंकड़ा दिया गया है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो एक आंकड़ा देता है। वो आंकड़ा ये देता है कि भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 के अंतर्गत वो ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस लगभग 4,45,000 अपराध मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हुए हैं। उसमें से एक वो आंकड़ा ये दे रहा है कि अधिकतर जो मामले हैं वो पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा किए गए। मतलब जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं 2022 में 4,45,000, उनमें से अधिकांश जो मामले हैं वो महिला और उसका जो पति होता है या फिर उनके रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा वो हिंसा की जाती है। तो उसी से संरक्षित करने के लिए महिला को ये एक्ट लाया गया था 2005 में, घरेलू हिंसा अधिनियम। अब इसकी डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट की में परिभाषाएं कुछ रहेगी। जैसे कि पहला इसमें ये कि घरेलू हिंसा की वास्तव में परिभाषा क्या होगी, ये एक्ट में बताया गया है। तो ये बोला गया कि या तो कोई वास्तविक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, मतलब हो चुका है या फिर हो रहा है, या फिर उत्पीड़न की धमकी दी जा रही है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है, यौन उत्पीड़न हो सकता है, मौखिक तरीके से मतलब गाली देना एक तरह से हो गया, भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाना हो सकता है, या फिर आर्थिक रूप से, जैसे महिला के लिए जो खर्च का पैसा है उसको जरूरत है तो उसको आर्थिक रूप से वो पैसा नहीं देना, एक तरह से घरेलू हिंसा होगी, उसका आर्थिक रूप माना जाएगा। तो इसमें से अगर या फिर दहेज की मांग करी जा रही है, तो अगर ऐसा कोई भी मामला है जो कि महिला के खिलाफ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? घरेलू हिंसा बोलेंगे। अगला ये बोला गया कि इसके तहत कुछ संस्थागत तंत्र बनाया गया है ताकि जो महिला है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो संस्थागत तंत्र में यह है कि राज्य सरकार एक अधिकारी नियुक्त करेगी। ये जो एक्ट है इसके सेक्शन 8 के अंतर्गत बात की गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक संरक्षण अधिकारी घोषित करेगी। साथ साथ में एक सेवा प्रदाता होगा। सेवा प्रदाता इस एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत बात की गई है। वो पंजीकृत हो सकते हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेंगे, सेवा प्रदाता। अब ये बोला गया कि इसके साथ साथ में जो महिला है उसके लिए आश्रय गृह हो गए, या फिर अगर कोई महिला उत्पीड़ित हो चुकी है तो उसके लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। तो अब इसमें ये बताया गया कि संरक्षण अधिकारी वास्तव में होता क्या है। तो संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार डिक्लेयर करती है और जो संरक्षण अधिकारी के कार्य है वो उसकी धारा 9 में बताया गया है। इसके कार्य क्या है? एक तो घरेलू हिंसा को रिपोर्ट करना, मतलब अगर इसके पास कोई मामला आता है घरेलू हिंसा का तो उसको रिपोर्ट करना। पीड़ित जो महिला है जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है तो उसको कानूनी सुविधा अगर कोई चाहिए, कानूनी रूप से अगर वो केस करना चाहती है तो कानूनी रूप से मदद कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी मदद करेगा। ठीक है, और साथ साथ में अगर उसको आश्रय गृह चाहिए, सुरक्षित आश्रय गृह चाहिए, तो वहां भी मदद कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी मदद करेगा। एक ये बात होती है सेवा प्रदाता, जो कि इस एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। तो सेवा प्रदाता के रूप में जो भी संस्थान है वो पंजीकृत हो सकते हैं। और सेवा प्रदाता क्या करेगा? महिला जो है उसको कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, उसको
अगर महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो चुकी है, तो अगर उसको कुछ चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, तो ये सेवा प्रदाता प्रदान करेंगे। साथ-साथ में महिला को जो वित्तीय अगर कुछ आवश्यकता है या फिर कोई अन्य प्रकार की सहायता है, वो महिला को कौन प्रदान करेगा? सेवा प्रदाता। तो ये संस्थागत तंत्र बनाया गया है राज्य सरकार के स्तर पर। आगे देखते हैं और क्या है? राहत मतलब क्या हो गया कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जो इस मामले को सुनेगा, वो विभिन्न प्रकार के आदेश पारित कर सकता है। किस-किस प्रकार के? जैसे कि एक तो सुरक्षा आदेश, यानी कि जो महिला है, वो जिस घर में रह रही है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ऐसा आदेश पारित कर सकता है। निवास का आदेश, अगर वो महिला जिस घर में रह रही है, तो उसको उस घर से निकाला नहीं जा सकता, इस प्रकार का आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। अभिरक्षा, यानी कि कस्टोडियल जो हो गया एक तरह से, वो आदेश वो पारित कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। मौद्रिक राहत, अगर महिला को इस प्रकार की अगर आर्थिक हिंसा उसके साथ हो रही है, तो मौद्रिक राहत के लिए भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है पीड़ित के लिए, है ना? आश्रय, अगर उसको जरूरत है रुकने के लिए, तो वो हो गया। साथ-साथ में चिकित्सा सुविधाओं को लेके ये सारी की सारी जो है, ये किसको राहत मिलेगी? वो महिला है, उसको राहत मिलेगी, ठीक है? अगला अगर हम लोग बात करें, एक निवास का अधिकार है, तो ये है कि कोई महिला अगर घरेलू संबंध में रह रही है, पीड़ित महिला घरेलू संबंध में रह रही है, तो महिलाओं को जो वो साझा घर होगा, उसमें रहने का अधिकार है। मतलब देखिए ये होगा कि अगर ये घर है और यहीं पे जो जिसने उत्पीड़न किया वो भी रहता है, तो महिला को अधिकार होगा कि वो इसी घर में रहे। साथ-साथ में इस घर में रहेगी, तो मजिस्ट्रेट एक आदेश और पारित कर सकता है कि यहाँ उसको तो रखना है ही, ये तो उसको निवास का अधिकार हो गया एक तरह से, या निवास का आदेश हो गया। साथ-साथ में ये भी बोल सकती है कि ये जो उत्पीड़क है, ये महिला के पास नहीं जाए, महिला को टच नहीं करे या उसको किसी प्रकार की और हिंसा नहीं करे, डराए-धमकाए नहीं, इसके लिए भी मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। तो ये हमने देखा एक्ट के बारे में। बाकी और क्या है, इस अधिनियम को देखिए अभी कुछ चिंताएँ भी है, मतलब इस अधिनियम में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ तो अपराध अभी भी चल रहे हैं। तो अधिनियम की क्या कुछ कमियाँ उनके बारे में अगर बात करें, तो कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर महिला के खिलाफ अपराध हुआ, तो महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि तूने ही कुछ न कुछ किया होगा कहीं के करके, तो पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है। साथ-साथ में उत्पीड़क जो होता है, जो शोषण करता है, उसके ऊपर उसकी आत्मनिर्भरता होती है। मतलब महिलाएं जो हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर रहती है अपने हस्बैंड के ऊपर, या फिर जिस घरेलू संबंध में वो रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उसके ऊपर अगर निर्भर है, तो वो कैसे उसके खिलाफ केस कर सकती है। ये बात एक निकल के आती है, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं हैं। अगला क्या है, संरचनात्मक बाधाएं भी है, समस्याएं। जैसे कि जो आश्रय गृह की बात की गई है, वहां पर कमजोर व्यवस्था है, सुख सुविधाएं या जो सुविधाएं होती है वो बेहतर तरीके से नहीं है। दोष सिद्धि की जो दर होती है, अगर इस एक्ट के तहत कोई केस लाया गया, तो दोष सिद्ध बहुत कम हो पाता है ना? यानी कि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है इसको लेके। अगला बात करें संस्थागत अवरोध और क्या है, तो महिलाओं में अपने आप में, जैसे महिलाओं, हम अगर साक्षरता दर की बात करें भारत में, तो पुरुषों की ज्यादा, महिलाओं की कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी कम है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के पास जागरूकता नहीं एक्ट को लेके, तो वो कैसे ही केस कर पाएगी। अगला अगर बात करें कि जो राज्य सरकार संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त करती है, तो कहीं ना कहीं उनके पास प्रशिक्षण जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है कि वो जो महिला है, वो महिलाओं के मामले को सुन पाएंगे बेहतर तरीके से, या फिर उसकी सहायता कर पाएंगे। पुलिस जो हो गई, पुलिस में अगर केस कराने जाती है महिला, तो पुलिस जो खुद ही है, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी खुद कम है अपने आप में, और कहीं ना कहीं जो एक वातावरण होता है पुलिस का, वो महिला को बहुत सुरक्षित फील नहीं कराता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास एक पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग नहीं होती है, तो ये एक्ट यही बोल रहा है कि जो महिलाओं में खुद जागरूकता की कमी है, साथ साथ में जो संरक्षण अधिकारी है उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है, जो पुलिस है उसके पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। अगला अगर बात करें, तो इस एक्ट का अपने आप में दुरुपयोग भी होता है। जैसे कि अगर बात करें, शहरी क्षेत्रों में तो आजकल इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है कि जो झूठे केसेस में पुरुषों को फंसाया जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो एक्ट जिस मंशा से बनाया गया था, वो एक्ट उस मंशा से लागू नहीं हो पा रहा है। कुछ बाधाएं तो अपने आप में है ही सही, स्ट्रक्चरल बाधाएं हैं, सामाजिक है, प्रशिक्षण नहीं है, परंतु ये भी हो रहा है कि जिनके पास इस एक्ट को लेकर जागरूकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इस न्यूज के बारे में जाना। अगला हम लोग बात करते हैं न्याय तक पहुंच, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। कि हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजीआई ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बोला है कि जो हाशिए पे, यानी कि जो समाज में निचले स्तर पर जो वर्ग मौजूद होता है, उन नागरिकों को
न्याय तक जो पहुंच है वो मिल नहीं पाती है, उन तक न्याय तक उनकी पहुंच नहीं है, या फिर अगर वो न्याय प्राप्त करने जाते हैं उसमें उनको बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस न्यूज़ में हम लोग वही एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में क्या बाधाएं हैं और क्या हम लोग सुझाव दे सकते हैं और भारत सरकार के स्तर पे क्या चल रहा है ना? तो न्याय तक पहुँच का अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें कि क्या होता है न्याय तक पहुँच, तो कोई भी अगर व्यक्ति हो गया, उसको न्याय जो है वो निष्पक्ष तरीके से मिले। ऐसा नहीं हो कि जो अमीर है, उसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, गरीब जो है या फिर हाशिए पर स्थित व्यक्ति है, उसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, समान रूप से मिले और मिले तो त्वरित तरीके से मिले। हम देखते हैं कि भारत में जो अगर कोई केसेस जाते हैं, तो सालों-सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो अगर न्याय मिलना भी है तो त्वरित तरीके से न्याय मिले, ऐसा बोला गया है कि न्याय तक पहुँचिए, निष्पक्ष हो, समान हो और त्वरित हो, तो उसको न्याय तक पहुँच बोलेंगे। और ये जो बात की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 जो हो गया, 21 हो गया और अनुच्छेद 39 ए जो हो गया, उनके तहत ये सारी न्याय की बात की गई कि न्याय जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए और समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ में क्या है? तो वही देखते हैं सबसे पहले कि क्या बाधाएँ क्या हैं? वास्तव में क्या बाधाएँ हैं जो फेस किए जा रहा है कि जो हाशिए पर स्थित समाज है या व्यक्ति है या वर्ग है, उनको क्यों जो है न्यायिक सुविधाएँ या फिर न्याय उनको क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पहला है भौगोलिक। भौगोलिक क्या है? जैसे न्यायालय हमने देखे होंगे, न्यायालय या फिर लॉ स्कूल देखे होंगे, वो जनरली शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं लोग दूर होते हैं। जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत न्यायालय अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की रीच होगी ही नहीं। अगर होगा उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ रहा है, तो टाइम लगेगा उसको। तो भौगोलिक दूरी भी अपने आप में एक मैटर करता है। दूसरा भाषा जो हो गई, अब जो कानून की शिक्षा हो गई या फिर जो कानून की जो कार्रवाई होती है, वो मुख्यतः अंग्रेजी में होती है और अंग्रेजी तो बहुत लोग जानते नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी नहीं जानते हैं। तो वो समझ कैसे पाएँगे? अगर उन जो न्याय की बात की जा रही है, अगर वो इंग्लिश में हो रही है, तो मैक्सिमम लोग तो उसको बात को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है वास्तव में। तो एक ये भाषागत समस्या या बाधा होगी। आर्थिक की अगर बात करें, तो हम देखते हैं कि जब केस लड़ा जाता है, तो उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, वकीलों की फीस अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं ये एक तो हो गया कानून की जो शिक्षा होगी, जो कानून की पढ़ाई करते हैं, साथ-साथ में अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। लागत बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो हाशिए पर स्थित समूह है या समाज है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। अगला बात करें सामाजिक, तो क्या है? जाति व्यवस्था अपने आप में एक बाधा खड़ी करती है न्याय प्राप्त करने के लिए। जो निरक्षरता हो गई, जब उनको जानकारी ही नहीं है उनके अधिकारों की कि हम हमारे कौन से अधिकार है, कौन से नियम कानून है, तो निरक्षरता अपने आप में होती है। कानूनी जागरूकता वो भी नहीं है, उसका अभाव है। तो इसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। अगला बात करें कि अन्य और क्या चीजें हैं, तो ये तो सारी हो ही गई। उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि अभी कोर्ट की जो कार्रवाई है, बहुत सारी चीजें होती है कि ऑनलाइन फाइल करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल विभाजन है, बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे फाइल करना है, कैसे नहीं करना है, या फिर उनके पास इंटरनेट का उतना एक्सेस नहीं है जितना होना चाहिए। तो डिजिटल विभाजन है। भौतिक अवसंरचना जो है, वो अपने आप में जो हमारी कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें भौतिक अवसंरचना की बात करें तो वो कम है ना? अगला अच्छे से बात करें तो और क्या है कि अगर केसेस की बात करें, तो हमारे जो न्यायालय है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय की अगर बात करी जाए, तो उसमें लगभग 4 करोड़ 60 लाख मामले जो हैं, वो पेंडिंग हैं। तो कहीं न कहीं देखते हैं कि हम केसेस भी बहुत ज़्यादा लंबित है। वो ये तो अधीनस्थ न्यायालय में हो गए, फिर हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में लगभग अपने आप में 60,000 के आसपास केसेस पेंडिंग हैं। तो ये पेंडेंसी की वजह से भी लोगों को त्वरित तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं और क्या है। तो क्या संस्थागत पहले सरकार के द्वारा की जा रही है न्याय प्रदान करने के लिए? तो अगर संस्थागत पहलों की बात करें, तो पहला है नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, एक सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत ये है कि संरचनात्मक चीजें हम लोग सुधारने वाले हैं, संरचनात्मक चीजें बनाएंगे और उसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि लोगों को न्याय मिले और जो न्यायिक अधिकारी है या फिर जो न्यायिक कार्य जो भी कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही हो, वो बेहतर तरीके से हो पाए। अगला अगर बात करें, तो एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987 का। उसके तहत कुछ चीजें की गई है ताकि जो हाशिए पर स्थित समूह है, उसको न्याय मिल पाए। जैसे कि एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, साथ साथ में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है और लोक अदालतों की स्थापना की गई है ताकि जो छोटे मोटे मामले हैं वो उसी स्तर पर सिमट जाए और अदालतें जो हैं, जो प्रॉपर न्यायालय हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा
बर्डन नहीं हो, है ना। अगला है ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना जो है, ये परियोजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे न्यायालय हैं, वो जो वर्तमान में जो बदलती आवश्यकताएं हैं, वो डिजिटलीकरण हो पाए उनका। तो इसलिए हमने शुरू किया है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, तो ये 3 प्रयास भारत सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। अब हम क्या सुझाव दे सकते हैं और, तो सुझावों की बात करते हैं। पहला सुझाव ये देंगे कि भाषाई रूप से समावेशिता होनी चाहिए, कि जो न्यायालय की कार्रवाई है वो क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए, ताकि जो है लोग जो है समझ पाए उस चीज, है ना। अगला है कानूनी शिक्षा जो है, देश में जो कानूनी शिक्षा का स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कि कानूनी शिक्षा अपने आप में बहुत महंगी है, तो जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए, वजीफा दी जाए या फीस माफ की जाए, ताकि भारत में जो कानूनी शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली लोग आ सके और कानूनी शिक्षा का स्तर बेहतर बने, तभी वो आगे जाके केसेस बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और देख पाएंगे, है ना। क्षेत्रीय और स्थानीय पहुंच सुनिश्चित की जाए न्यायालयों की, तो इसके लिए अधिक न्यायालय बनाए जाए, लॉ स्कूल बनाए जाए, या फिर दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें कानूनी सहायता केंद्र बनाया जाए। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रौद्योगिकी का। हमारे देश में बहुत एकीकरण नहीं हो पाया है न्यायिक सिस्टम में, तो हमें ये करना है कि न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित तरीके से और बेहतर तरीके से, तो हमें न्यायालय सिस्टम जो है उसमें हमारी जो आधुनिक प्रौद्योगिकियां जो भी आ रही है, एआई आ रही है, डिजिटलीकरण आ रहा है ना, उन सबको लेके आना है। तो प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है न्यायिक तंत्र में। तो इस न्यूज का हम लोगों ने एनालिसिस किया, आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हमारी आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर की। आज तीसरी महत्वपूर्ण खबर हमारी ये कि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। तो वैसे तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं भारत में इसको, रक्षा समझौता तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं इससे भारत का भी थोड़ा हित जुड़ा हुआ है। तो हमारे सिलेबस में है ये चीज कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई समझौता होता है जिससे भारत के हित प्रभावित होते हैं, तो वो हमारा सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का। तो क्या हुआ है, हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में सामरिक पारस्परिक रक्षा एक समझौता हुआ है। इसका अर्थ ये है एक तो कि दोनों देश जो है रक्षा के क्षेत्र में अब ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। साथ साथ में ये है कि दोनों देशों में से अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है या आक्रमण होता है, तो ये माना जाएगा कि वो दोनों देशों के ऊपर आक्रमण है। यानी कि मतलब अगर किसी एक देश के ऊपर खिलाफ हमला होता है तो दोनों देश मिलकर उसका प्रतिरोध करेंगे, है ना। आगे देखते हैं इस न्यूज में क्या है। तो इस समझौते का इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इम्पैक्ट की अगर मैं बात करें तो पहला ये होगा कि क्षेत्रीय सुरक्षा। वो कैसे, अब सऊदी अरब जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ईरान एक प्रॉब्लम खड़ी करता है वहां पे, यमन में जो हूती विद्रोही होंगे वो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, इजराइल के साथ उनके संबंध सऊदी अरब के बहुत मधुर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे खतरे हैं इनके खिलाफ सऊदी अरब को एक मजबूत सुरक्षा अब मिल पाएगी पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक क्षेत्रीय संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा जो है वो बरकरार रहेगी। अगला क्या है, परमाणु युद्ध। वो कैसे, कि देखिए अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल होगा, तो ये हो सकता है कि परमाणु खतरा जो है या फिर परमाणु युद्ध की जो संभावना है वो और बढ़ सकती है ना। क्योंकि किसी युद्ध में अगर हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए तो परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की जो चिंता है वो ये समझौता उससे बना रहा है। और वैसे ही अभी विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा तनाव मौजूद है। मिडिल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें जैसे कि, तो इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है और इसराइल अपने आसपास के अलग अलग देशों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और वैश्विक स्तर पर अलग अलग तनाव चल रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल और बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, क्योंकि परमाणु चिंताएं बढ़ जाएगी। अगला क्या है, सत्ता के जो समीकरण है वो किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं इससे। तो देखिए कि अभी तक उस क्षेत्र में जो अरब प्रायद्वीप है जहां पे सऊदी अरब है और बाकी देश है, वहां पर एक जो देश है अमेरिका, वो सुरक्षा प्रदान करा करता था। और अमेरिका जो है अब इसराइल का एक प्रमुख सहयोगी है। तो कहीं ना कहीं इसराइल जो गाजा और अन्य आसपास के जो देश हैं उन पे जो हमला कर रहा है, जैसे कि इसराइल ने पूरी गाजा सिटी को खाली करा रहा है, हाल ही में उसने कतर के ऊपर हमला कर दिया था हमास के कुछ नेताओं को मारने के लिए। तो
अमेरिका की जो भूमिका थी, पारंपरिक भूमिका, अब कहीं ना कहीं जो वहां के जो देश है आसपास के, वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। तो होगा ये कि वहां पे जो एक रणनीतिक शून्य की स्थिति जो खड़ी हो रही है, उसमें चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। वो चीन का प्रभाव कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान अब सऊदी अरब की हेल्प करने जाएगा। चाइना जो है वो पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं वो जो अमेरिका की जो पारंपरिक भूमिका रही थी, जो कम हो रही है, और एक शून्य की स्थिति जब उभर के आ रही है वहां पर रणनीतिक शून्य की, तो वो रणनीतिक शून्य की स्थिति चाइना उसको कैटर कर सकता है। अगला देखते हैं, भारत के लिए क्या निहितार्थ होंगे इसके लिए, ये हमारे लिए काम का है कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में टसल वैसे ही चलती रहती है ना। अगर भारत के ऊपर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला होता है और भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करता है, जैसे कि हमने अभी करा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सारा किया था, अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ शामिल है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं सामरिक प्रतिरोध जो है के रूप में ये समझौता हो सकता है। यानी कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी वहां से हमारा प्रतिरोध करेगा। सऊदी अरब हमें मना कर सकता है चीजों को लेके। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अगर हो सकता है या फिर कोई ऐसा तनाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान थोड़े एज वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि अब उसके साथ सऊदी अरबिया भी है ना। अगला देखते हैं, इसमें छोटा सा दिया हुआ है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में संबंध कैसे हैं। तो देखिए, दोनों देशों के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ था 2010 में रियाद घोषणा पत्र के माध्यम से। अब आर्थिक समझौता, आर्थिक संबंधों की बात करें भारत और सऊदी अरब के बीच में, तो भारत जो है वो सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना भारत। और सऊदी अरब जो है वो भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर 2023 की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो दोनों देशों के बीच में हुआ है वो लगभग $43 बिलियन के आसपास हुआ था। और भारत जो है निवल आयातक है। निवल आयातक का मतलब ये होता है कि भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है सऊदी अरब से। ठीक। अगला ये कि 2024 में भारत में आने वाले कुल विप्रेषण, यानी कि जो हमारे देश के जो प्रवासी लोग बाहर रहते हैं वो जो पैसा भेजते हैं, में लगभग 6.7% जो है वो सऊदी अरब से है। क्योंकि सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं वहां पे काम करने जाते हैं, है ना, से वहां से आया है ना। और ये जो विप्रेषण की अगर बात की जाए तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आती है, अगर वैश्विक स्तर पर अगर सबसे ज्यादा विप्रेषण कोई देश प्राप्त करता है तो भारत प्राप्त करता है। उसमें से जो जितनी हिस्सेदारी है 6.7% वो सऊदी अरब। अगला बात करें ऊर्जा साझेदारी की, अगर बात करें तो सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का जो है आपूर्ति कर रहा है। मतलब हमारी अगर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात करी जाए तो उसमें सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण हमारा भागीदार है। क्योंकि हम जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा जाए तो सऊदी अरब तीसरा प्रमुख देश है जो हमें क्रूड ऑयल की या कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी संबंध है ना। अगला देखते हैं, वो वाली न्यूज हो गई खत्म, अगली वाली न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो अगली वाली न्यूज है, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है शिफ्टिंग पैराडाइम यूनाइटेड टू डिलीवर रिपोर्ट। मतलब क्या है, देखिए हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जो कुछ चेंजेस की बात करी जा रही है, उन चेंजेस को किस प्रकार से करना है या कौन कौन से चेंजेस हमें करने हैं, वो इस रिपोर्ट में सारा कुछ लिखा हुआ। क्रक्स की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है, उन्होंने जो संरचनात्मक सुधार है यूएनओ में उसके लिए एक रिपोर्ट जारी करी है, प्रगति रिपोर्ट है। और यह रिपोर्ट शिफ्टिंग पैराडाइम यूनाइटेड टू डिलीवर शीर्षक के तहत UN80 पहल जो है उसके तहत जारी किया गया। मतलब क्या है कि ये पहल चल रही है, इसके तहत 3 वर्क स्ट्रीम है, 1, 2, 3। तो तीसरी जो वर्क स्ट्रीम है उसके तहत ये रिपोर्ट जारी की गई। ये हमें थोड़ा सा देखना है। बाकी UN80 पहल के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे वास्तव में क्या है। तो ये जो पहल इसमें है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव दिया गया है कुछ एजेंसियों का, वो बात करते हैं। अब ये रिपोर्ट में ये बोला गया कि कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल है संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच में उसको बढ़ाना होगा। कार्य जो है कुछ, अगर कुछ एजेंसी सेम कार्य कर रही है तो कार्यों के दोहराव को रोकना होगा और अधिक प्रभावी सहयोग जो है वो देशों के बीच में बनाना होगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो रिपोर्ट आई है और इसका उद्देश्य क्या है, ये बोला गया कि सभी सुधार जो है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सहित
के सहित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाएंगे। मतलब ये है कि जो भी सुधार किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो सुधार है वो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है या फिर जो नियम जो लागू है उनके अनुसार ही हम लोग सुधार करेंगे, ऐसा भी इसमें रिपोर्ट में बोला गया है। तो देखते हैं रिपोर्ट में वास्तव में और क्या बातें बोली गई है। तो एक ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना प्री के लिए कि UN80 पहल के तहत ये रिपोर्ट आई है। तो ये जो रिपोर्ट का अगर कभी नाम आता है प्री में तो बोला जा सकता है कि ये रिपोर्ट किस कार्यक्रम के तहत जारी की गई। तो UN की एक 80 पहल चल रही है उसके तहत जारी की गई है ना। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रस्ताव किया गया है उसकी बात करते हैं। मतलब कुछ कुछ एजेंसियों में चेंज करने की बात करी गई है, वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो शांति और सुरक्षा ये क्या है कि ये बोला गया कि इसमें जो कार्यालय हो गए या फिर जो नेतृत्व स्तर हो गए उनको एकीकृत करना, कार्यालय साथ साथ में जो लीडर हैं एजेंसियों के उनको एकीकृत करना, शांति स्थापना करना, साथ साथ में जो महिलाओं के लिए उत्कृष्टता जो केंद्र है उनकी स्थापना करना है। ऐसा रिपोर्ट बात कर रही है। क्या क्या शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है, कार्यालय साथ साथ में जो लीडर्स हैं उनको एकीकृत करना है और शांति स्थापना करनी है। उसके लिए महिलाओं के लिए उसके साथ साथ महिलाओं के लिए उत्कृष्टता जो केंद्र है वो बनाना है। अगला क्या करना बात, संधारणीय विकास की बात करते हैं। तो ये बोला कि UN की कुछ एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को जैसे UNDP और इत्यादि जो एजेंसी है UN वीमेन, उनका विलय हो सकता है नहीं हो सकता उसका एक आकलन करना है, विलय की उनकी संभावना तलाशनी है। क्योंकि हो सकता है कि एजेंसियां एक तरह का काम कर रही हो तो उनका विलय करना होगा। साथ साथ में ये बोला कि 2026 तक UNAIDS जो है यानी कि एक जो सहायता प्रदान करती है एजेंसी UN की, उसको समाप्त करने की बात करी जा रही। अगला ये बोला कि एक विशेषज्ञ कार्यबल के लिए संयुक्त ज्ञान केंद्र जो है वो बनाया जाए, ऐसी सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। मतलब ये बोला गया कि कुछ एजेंसियों को तो मर्जर हो जो सेम काम कर रही है। दूसरा ये बोला गया कि एक 2026 तक एक UNAIDS नाम की एक संस्था है उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और फिर ये बोला गया है कि एक विशेषज्ञ कार्यबल के लिए संयुक्त ज्ञान केंद्र जो है वो बनाया जाए, ऐसी सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। मानव अधिकारों के बारे में भी ये रिपोर्ट बात करती है। वो क्या बात करती है कि मानव अधिकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन सभी गतिविधियों में शामिल किए जाने चाहिए, ऐसी बात है। मतलब मानव अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए प्राइमा फेसिया हर चीज को लेके, ऐसी बात की है। तो ये फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक बोला कि एक समग्र मानवाधिकार समूह बनाया जाए और उसका अध्यक्ष कौन होगा या फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा, उच्चायुक्त करेगा। मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी काम चल रहे हैं उन सभी में मानव अधिकारों का समावेशन किया जाए। अब वो समावेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो बोला जाएगा कि एक समूह बना लिया जाए, एक समग्र मानवाधिकार समूह बनाया जाए जिसका नेतृत्व करेंगे उच्चायुक्त। और फिर वो जो समूह है वो निर्धारित करेगा या फिर वो इस सुनिश्चित करेगा कि UN की जितनी भी गतिविधियां हो रही है उन सब में मानव अधिकारों का समावेशन रहे। ठीक है, अगला बात करते हैं, मानवीय सहायता की बात करते हैं। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी लाना। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो होती है जिसमें थोड़ी सी अड़चन आती है उसमें कमी लाना और एक नया मानवतावादी सहायता समझौता यानी कि न्यू ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा भी रिपोर्ट बोल रही है। मतलब ये बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसको थोड़ी कम किया जाए और मानवीय सहायता के लिए एक नया मानवतावादी सहायता समझौता जो है वो किए जाने की आवश्यकता है UN के तत्वाधान में। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोलती है रिपोर्ट। अब यह है कि प्रभाव को सक्षम करने के लिए पैराडाइम शिफ्ट क्या होंगे। तो ये बोला गया कि प्रौद्योगिकी और जो डाटा है उसका समावेशन संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में किया जाए, जैसे कि UN सिस्टम डेटा कॉमन्स और एक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म जो है उसका प्रस्ताव रिपोर्ट में किया गया है कि ये दो चीजें हम लोग बना सकते हैं ताकि प्रौद्योगिकी और जो डेटा है उसका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके UN की चीजों में, ताकि जो संचालन है वो आधुनिक हो और डेटा जो है उसको एकीकृत किया जा सकता है ना। अगला ये बोला वित्त पोषण कैसे करेंगे सारी चीजों का। तो ये बोला कि सामूहिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए और संसाधन को जुटाया जाएगा। साथ साथ में वित्त पोषण की जो मुख्य तंत्र है कि किस प्रकार से वित्त पोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से नहीं किया जा रहा है,
उस तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जो वित्त पोषण है उसका बेहतर तरीके से उपयोग हो सके और उसको अधिक आकर्षक बनाया जा सके। ठीक है, तो दो बात और बोली गई है, प्रौद्योगिकी और डाटा, इसका समावेशन करना है। उसके लिए यूएन सिस्टम फॉर डाटा कॉमन्स और एक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी गई। अगला ये बोला गया कि वित्त पोषण का जो तंत्र है उसमें थोड़ा सुधार किया जाए, है ना। अब जो जिसने ये संस्था ने ये रिपोर्ट जारी करी है, जिस पहल के तहत जारी करी है, उसका नाम है UN80 पहल। तो UN80 पहल क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो संपूर्ण प्रणाली है उसमें आवश्यक सुधार कौन कौन से करने हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र जो है वो वर्तमान में दुनिया में जो भी समस्या है और वर्तमान के जो आवश्यकता है उनके साथ मैच कर पाए। तो आवश्यक सुधार करने की योजना का उद्देश्य कि इसका उद्देश्य है कि इसका संगठन जो है, ये संगठन जो बनाया गया है तो पहल है, इसका उद्देश्य है कि जो कार्य प्रणाली है उसको अधिक प्रभावी बनाया जाए, दक्ष बनाया जाए और संचालन को जो है सब संयुक्त राष्ट्र की सारी एजेंसियों का और व्यवस्थित किया जाए ताकि बदलती दुनिया के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बदल सके। तो अब मैंने शुरुआत में बताया कि 3 इसके वर्क स्ट्रीम है, जिससे वर्क स्ट्रीम 3 के तहत ये रिपोर्ट जारी की है। तो पहला वर्क स्ट्रीम है आंतरिक दक्षता और प्रभावशीलता जो है सारी एजेंसियों की, उसमें सुधार किया जाए संयुक्त राष्ट्र की। दूसरा है इसमें कार्यान्वयन की समीक्षा करना शामिल है, मतलब जो अगर कोई एजेंसी कुछ काम कर रही है तो उसका जो कार्यान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका एनालिसिस करना, समीक्षा करना, जिससे संयुक्त राष्ट्र में सचिवालय के कार्यों को निर्धारित करने वाले हजारों शासनादेश दस्तावेज की जांच करना शामिल है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो कार्यान्वयन है उसकी समीक्षा करना, उसके तहत क्या किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यों का निर्धारण करने के लिए जितने भी शासना आदेश जारी किए गए हैं उन दस्तावेजों को देखना है और उनकी जांच करना है। मतलब ये शासनादेश क्या होते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो सदस्य देश जितने भी है उनके द्वारा संगठन को सौंपे गए कार्य या जिम्मेदारी जो भी होती है उनकी जांच करना, उनको देखना। शासनादेश तो ये है कि जितने भी, जैसे एजेंसी हो गई कोई, उसके मान लीजिए 120 या 150 देश सदस्य हैं, तो वो कुछ ना कुछ लेटर उसको जारी करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें जारी करेंगे, तो संगठन को सौंपे गए कार्य और जिम्मेदारियां शासनादेश होते हैं और उसकी जांच करना है, ऐसा दूसरे वर्क स्ट्रीम में बोला गया है। तीसरे वर्क स्ट्रीम के तहत ये बात की गई है कि इसमें यह पता लगाना शामिल है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की संपूर्ण कार्यप्रणाली जो है उसमें संरचनात्मक बदलाव जो है उसकी आवश्यकता है, या फिर जो कार्यक्रम या जो कार्य वो एजेंसियां कर रही हैं उसके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है या नहीं है, ऐसा वर्क स्ट्रीम 3 के तहत बोला गया है। और ये जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, ये वर्क स्ट्रीम 3 के तहत ही आई है। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे न्यूज का एनालिसिस किया। ये मेल नहीं अगर हो तो, जैसे यहाँ देखिए डायरेक्टली तो रिपोर्ट के बारे में सवाल तो नहीं आएगा ऐसे कि रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई, बट आप इनडायरेक्टली तरीके से IR में कभी इसका उपयोग कर सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ सुझाव है जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में और संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या है? वैश्विक जल स्रोतों की स्थिति रिपोर्ट, मतलब वैश्विक स्तर पर जो जल स्रोत है उनकी क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में रिपोर्ट है। और किसने जारी किया इसको? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि वर्तमान में जो जल चक्र है और अधिक अस्थिर हो रहा है और चरम होता जा रहा है, ऐसी इसमें बात की गई है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में ये बात शुरुआत में की गई है। अब देखते हैं डिटेल में कि वास्तव में इस न्यूज में है क्या। बाकी ये उसका फ्रंट पेज है रिपोर्ट का। तो देखिए, पहली बात है इसमें ग्लेशियर का पिघलना है ना। तो ग्लेशियर का पिघलना क्या है? ये बोला गया कि लगातार तीसरे साल दुनिया भर में जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ये निकल कर आया है। तो पहले क्या था कि बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो पीक वाटर पॉइंट तक पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। तो पीक वाटर पॉइंट क्या होता है कि जब कोई ग्लेशियर जो है का पिघलना, अपने जो ग्लेशियर पिघल रहा है अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच जाता है।
मतलब जो ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर वो अधिकतम उसका वार्षिक अपवाह तक पहुंच गया तो पीक वाटर पॉइंट हो जाता है। मतलब ये है कि ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में बात याद रखनी है आपको, तो ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं वर्तमान में, ऐसा ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं, उसके इम्पैक्ट तो फिर देखते हैं आगे क्या होते हैं। परंतु ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं या पिघल रहे हैं, ऐसी बात इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। अनियमित जल चक्र जो है हमारा, वो अनियमित हो रहा है। वो कैसे कि दुनिया में 2/3 नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में, जो नदी नदी में जो जल होता है क्षेत्रों में, या तो बहुत ज्यादा पानी है या फिर बहुत कम पानी है। ऐसा है कि बहुत सारी नदियों में या तो बहुत ज्यादा पानी हो गया या फिर बहुत कम पानी हो गया। ऐसा भी इस रिपोर्ट में आया, जल चक्र चेंज हो रहा है। तो क्या है, ये क्यों हो रहा है? कि बढ़ती हुई जो चरम घटनाओं के कारण हो रहा है। जैसे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहां पे असामान्य रूप से भारी वर्षा हो रही है। यूरोप और एशिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है। अमेजन बेसिन की अगर बात करी जाए तो वहां पर सूखा हो रहा है। ऐसी कुछ बातें रिपोर्ट में आई है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी जल चक्र वास्तव में क्या होता है? जल चक्र हम लोग बात कर रहे हैं, तो वास्तव में क्या होता है? देखिए, जल चक्र क्या है कि जो सिंपल सा भी रखें, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें जो जल होता है वो विभिन्न फॉर्म में रहता है। जैसे कि नदी में पानी है तो इवोपरेट होकर ऊपर जाएगा, फिर बारिश करेगा, तो इस प्रकार का एक जल चक्र बनता है ना। तो पृथ्वी का और वायुमंडल के भीतर जल का निरंतर गति का वर्णन करता है, जिसमें क्या है, पूल और प्लक्स शामिल है। अब पूल क्या है? पूल मतलब आप ध्यान रखिए कि जहां पर, वैसे स्थान को संदर्भित करता है पूल जहां पर पानी जमा रहता है। जैसे कि झील में पानी होता है, ग्लेशियर में होता है, वायुमंडल में भी पानी होता है, ओस के रूप में होता है ना। फ्लक्स क्या है? जल जो है वो पूल्स के बीच में जाने के तरीकों को कहते हैं। मतलब जो जल है, जो पूल में है, झील में है, ग्लेशियर में है या फिर वायुमंडल में है, तो फ्लक्स उन तरीकों के बताता है जिसके माध्यम से जो जल है वो एक पूल से दूसरे पूल में आता है। वो हो सकता है बाष्पीकरण के माध्यम से जाए या फिर संघनन या फिर कंडेंसेशन के माध्यम से। बाष्पीकरण के माध्यम से हो सकता है, अगर झील में पानी है तो बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाएगा। अगर संघनित होगा यहाँ से वायुमंडल से तो वापस झील में या फिर नदी में पानी आ जाएगा। ठीक है। अगला है जलवायु परिवर्तन जो है उसका खुद अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है। तो क्या है, वैश्विक जलवायु जो है वो गर्म हो रही है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जल चक्र है वो तेज हुआ है, और इसकी वजह से वाष्पीकरण, क्योंकि देखिए अगर तापमान बढ़ेगा तो इवोपरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो पानी उतना ही ज्यादा इवोपरेट होगा ऊपर, तो इवोपरेशन बढ़ेगा। अब जब इवोपरेशन बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वायुमंडल है आपका उसमें जल ज्यादा रहेगा, जिससे क्या होगा, अब जो वायुमंडल का जल है उससे हो सकता है कि वो कहीं जगह तो गिरे ना, तो सूखा होगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि एकदम से गिर जाए तो भारी बारिश होगी। कुछ जगह ऐसा होता है कि तूफान भी आ सकते हैं, है ना। अगला बात करें कि ग्लेशियरों की पिघलने की से क्या हो रहा है। ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है, समुद्र का जल स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, या समुद्र के जल में विस्तार हो रहा है। तो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रहा है, जित बात कर ली। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो तटीय क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं और न्यूज में क्या है। ये तो एक डायग्राम दिया हुआ है जल क्षेत्र का पूरा, कि कैसे जल चक्र जो होता है उसके कैसे घटक होते हैं। तो ये ग्लेशियर है, हिमावरण, आर्द्र भूमियां, इन सब क्षेत्रों में पानी इकट्ठा रहता है, पूल्स जिसको बोलते हैं। और ये अलग अलग माध्यम है, इवोपरेशन हो गया या फिर कंडेंसेशन हो गया, जिसके माध्यम से फ्लक्स जो हो गया, यानी कि कंडेंसेशन या फिर इवोपरेशन, जिसके माध्यम से जो जल है वो एक पुल से दूसरे पुल में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी अन्य सुर्खियों की। तो सबसे पहले हमारी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है चाहबार पोर्ट के बारे में। देखिए हाल ही में क्या था, चाहबार पोर्ट कहाँ है ये तो हम बात ही करेंगे, कि अमेरिका ने हाल ही में क्या किया है कि भारत को कुछ प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। अमेरिका ने मतलब ईरान को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे,
परंतु भारत को चाबहार पोर्ट डेवलप करने की प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी। तो अब वो प्रतिबंधों से छूट थी तो वर्तमान में अमेरिकी प्रशासन ने वापस ले ली, यानी कि भारत के ऊपर भी वो प्रतिबंध लागू हो गए। तो इसमें ये तो खैर करंट न्यूज़ हो गई, परंतु चाबहार पोर्ट वास्तव में क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये ईरान में है, सबसे मेन तो आप ये याद रखिए कौन से प्रांत में है, इतना हमारे यूपीएससी के काम का नहीं है। एक डीप वाटर पोर्ट है और कहाँ पर है, ओमान की खाड़ी में स्थित है। ईरान में ओमान की खाड़ी के आसपास स्थित है ये पोर्ट, चाबहार पोर्ट। भारत का सबसे निकटतम ईरानी बंदरगाह है ये, और ये हम डेवलप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान जो है वो ट्रांजिट रूट नहीं देता है अफगानिस्तान जाने के लिए या फिर मिडिल ईस्ट जाने के लिए। तो हमने ये सोचा कि हम चाबहार में एक पोर्ट डेवलप करते हैं। हमारे कांडला या फिर बॉम्बे जो पोर्ट है यहाँ से जहाज निकलेगा, वो ईरान जाए चाबहार पोर्ट पे जाएगा, जहाँ पोर्ट से वो मिडिल ईस्ट में भी जा सकता है और अफगानिस्तान में भी जा सकता है, ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाए इस बीच को लेके ना। तो इसके लिए 2024 में भारत की कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसको ये बोला था कि 10 साल तक के लिए आप चाबहार पोर्ट का संचालन कर लीजिए। ऐसा समझौता हुआ था ईरान सरकार के साथ। तो ये तो हो गया चाबहार पोर्ट के बारे में। अब चाबहार पोर्ट के बारे में एक और है कि जो इंटरनेशनल उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। मतलब ये गलियारा ऐसा है कि हमने ऐसा प्लान किया था कि हमारा जो माल है वो पहले ईरान जाए, ईरान से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप चला जाए। इसके लिए लगभग ये 7 से 8,000 किलोमीटर का इंटरनेशनल दक्षिण परिवहन गलियारा है। इसको लेके भी सन 2000 के आसपास समझौता हुआ था, है ना। कुछ मिडिल ईस्ट के देश थे, भारत था, ईरान था, रूस था, इन सबको लेके। तो कहीं ना कहीं ये पोर्ट जो है उसके लिए भी भारत के लिए जरूरी था, परंतु वर्तमान में अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस वापस से इम्पोज कर दिए हैं। भारत को जो प्रतिबंध से छूट मिली तो उसको ले लिया है। तो अब देखते हैं आगे का डेवलपमेंट होता है, परंतु अभी ये थोड़ा प्रीलिम के हिसाब से ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो हुआ है। मतलब हाल ही में ये समिट जो हुई वो भारत में भी न्यूज में आया है। तो जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने इस समिट को आयोजन किया और वहां पे कुछ पहले है एआई के लिए उनका अनावरण किया गया है। तो ये न्यूज में तो आ ही रहा है, परंतु ये क्यों है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल साउथ का कोई देश यानी कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट जो है इस प्रकार की कोई समिट आयोजित करवा रहा है। तो भारत के लिए बड़ी बात है ना। तो अब सम्मेलन में जो है वो 3 सूत्र की बात की है, वो क्या था, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस द्वारा निर्देशित है ये। अब ये बोला कि इसकी थीम की अगर बात करी जाए तो वो 7 थीमों के ऊपर ये बेस था। मतलब जब समिट हुई तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो समिट मेनली था पीपल प्लानेट द्वारा निर्देशित था और 7 चक्रों की वहां पे बात की, एक करके नाम लिख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन मतलब समावेशन हो गया एक तरह से। सेफ एंड ट्रस्टेड, एआई जो हो वो सेफ भी हो और ट्रस्टेड भी हो। रिजिलियंस हो उसमें, है ना। साइंस हो, डेमोक्रेटिक एआई रिसोर्सेज हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के पास अवेलेबल हो, मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। सोशल गुड पर केंद्रित होगी, ये ऐसी बात की गई समिट में। अब जो जो समिट हुई उसके दौरान कुछ पहले शुरू की गई, जैसे कि एआई पिच फेस्ट यानी उड़ान। तो ये था कि एआई के क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं इनोवेटिव एआई के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए बात की गई। अगला था युवा, महिला और अन्य प्रतिभागियों के लिए ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज भी यहाँ पे शुरू किया गया। जैसे कि नाम से तो दिख ही रहा है कि युवा, महिला और अन्य प्रतिभागियों के लिए ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज, मतलब एआई के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चैलेंज दिया गया इन सब लोगों को कि आप बनाए इनोवेशन की। रिसर्च संगोष्ठी भी यहाँ पे की गई। रिसर्च संगोष्ठी के एआई के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से उसको बढ़ावा जाए, इसके लिए रिसर्च संगोष्ठी भी आयोजित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो भी एआई से संबंधित है। थोड़ा सा न्यूज क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग? तो देखिए क्या है, जो डीप सीक जो चाइना ने बनाया था उससे ये पता लगा है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के माध्यम से लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं एआई के, वो तर्क करने की जो उनकी क्षमता होती है वो बढ़ावा मिलता है उससे। ऐसी बात रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। तो हमारा मेन उसमें मुद्दा यहाँ है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। तो एक
प्रकार की, देखिए, लर्निंग प्रक्रिया ही है, मशीन लर्निंग की एक प्रक्रिया है ये, जो कि स्वायत्त अलग अलग जो एजेंट होते हैं उनके निर्णय लेने पर ये केंद्रित है। ठीक है, स्वायत्त एजेंट अब क्या है? ऐसी कोई भी प्रणाली एआई के क्षेत्र में जो अपने परिवेश के अनुसार निर्णय ले पाए और कार्य कर सकती है, वो है स्वायत्त एजेंट, है ना। उदाहरण के लिए जैसे रोबोट हो गया या सेल्फ ड्राइविंग कारें जो हो गई, उनमें स्वायत्त एजेंट लगे हुए होते हैं। व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन के बिना परीक्षण त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर पद्धति के आधार पर कार्य करती है, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, किस आधार पर काम करती है? ट्रायल और एरर, मतलब कीजिए, गलती कीजिए, फिर कमी है तो उसको सुधारिए, इस प्रकार से, है ना। एजेंट जो हो गया, कोई कार्य करता है, फिर इस अनुभव को, जैसे कि कोई एजेंट जो हो गया, उसने कुछ काम किया, आपने एआई को कुछ बोला कि ये काम करके दे, फिर वो आपसे फीडबैक मांगता है कि ये मेरा अच्छा बनाया नहीं बनाया, तो आप उसको जो भी पुरस्कार या दंड मिलता है, मतलब अगर आपने फीडबैक उसको दिया कि अच्छा, तो वो सीखेगा हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ, नहीं है तो फिर इंप्रूव करेगा। हो सकता है जब अगली बार आप सेम क्वेश्चन पूछें तो आप अपने आंसर को और रिफाइन करेगा, तो भविष्य में सुधार करेगा, इस तरह से ना। प्रमुख घटक क्या है? एक एजेंट है जो कि सीखता है, परिवेश है वह संदर्भ जिसमें यह कार्य करता है, पुरस्कार संकेत मतलब वही हो गया, फीडबैक हो गया, एक तरह से आप उसको जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसका फीडबैक प्रदान करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? एक प्रकार की मशीन लर्निंग ही है, जिससे कि जो एआई होता है या फिर एजेंट्स जो होते हैं, स्वायत्त एजेंट, वो सीखते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। ये आपको सिंपल से वर्ड में ध्यान रखना है, प्री में कभी आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षिप्त सुर्खियों में, मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप्स यानी कि मास। तो क्या है? भारत जो है प्रोजेक्ट स्वायत्त एक चल रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि भारत का पहला मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप जो है वो बनाना है। तो हमारा न्यूज़ ये है कि वास्तव में ये मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप क्या होता है, और इसमें कौन कौन सहयोग कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो ये परियोजना इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के नेतृत्व में और कोचिन शिपयार्ड जो है हमारा लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है, ताकि हम बना पाए मास यानी कि मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप। क्या है? तो देखिए, आप इस वर्ड को अगर ध्यान देंगे तो आप पता लग जाएगा आपको, ये ऐसे शिप्स हैं जो कि बहुत हद तक व्यक्ति द्वारा संचालित ना होकर स्वतंत्र रूप से चलते हैं, यानी कि ऑटोनोमस होते हैं ना। अगर जैसे ऑटोनोमी के हिसाब से इसके कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए, वो बात कर लेते हैं। और कौन है? आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, वो कितने ये ऑटोनोमस हो सकते, कितने नहीं हो सकते, उसके आधार पर इसकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। तो पहली श्रेणी क्या है? पहला स्तर है स्वचालित प्रक्रियाओं और निर्णय सहायता प्रणालियों वाला पोत, मतलब ऐसा पोत जो कि स्वचालित प्रक्रियाओं वाला हो और निर्णय में सहायता करे, ऐसा होना। दूसरा क्या है? दूर से नियंत्रित किया जा सके जिसको, परंतु नाविक उसमें होगा युक्त, बैठा जरूर रहेगा परंतु नियंत्रित दूर से उसको किया जा सके। तीसरा है दूर से नियंत्रित करना है परंतु अब उसमें नाविक नहीं होगा, नाविक रहित वो पोत होगा, है ना। चौथा है पूरी तरह से स्वचालित, इसमें कोई ह्यूमन का रोल ही नहीं होगा, पूरी तरह से स्वचालित होगा, है ना, सेंसर्स और इनके माध्यम से। तो क्या है, अगर इस वर्ड पे आप ध्यान देंगे ऑटोनोमस, तो आप समझ जाएंगे कि ये भारत का ऐसा ऑटोनोमस शिप हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि समुद्री क्षेत्र जो है उसमें हम अपनी प्रेजेंस जो है वो और मजबूत कर सकें। आगे बढ़ते हैं। ब्लू पोर्ट, अब ये क्या है? देखिए, देश ने, भारत में क्या हुआ, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खाद्य, मतलब भारत ने ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, उसको मजबूत करने के लिए हमने FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करें, समझौता किया है। तो इसमें न्यूज यही है कि वास्तव में ये FAO की ब्लू पोर्ट्स पहल वास्तव में क्या है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं कि 3 इसमें पायलट होंगे। इस सारी में 3 पायलट एक प्रकार का शामिल है, जैसे कि स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास करना है इसमें। और ये कहाँ कहाँ किया जाएगा? 3 जगहों पे, दीव में वन कबारा, पौंडीचेरी में कराईकल, गुजरात में जखाऊ, वहां पर बनाया जाएगा। ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे हम
किसकी साइड जाता है, एफएओ की साइड जाता है। तो अभी ब्लू पोर्ट्स एक पहल चल रही है, उसको देखिए कि वो वास्तव में क्या है, एफएओ के नेतृत्व में चल रही है। तो क्या है, सभी जो हिस्सेदार जितने भी स्टेक होल्डर है सबको मिलाकर समुद्री या तटीय क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण रूप से संधारणीय क्षेत्रों में बदलने को बढ़ावा देती है। मतलब ये बात करी जाए तो ये है कि सारे स्टेक होल्डर को मिलाया जाए, समुद्र और तटीय क्षेत्र जो है हमारा, वहां पर सामाजिक रूप से संधारणीय, आर्थिक रूप से संधारणीय, पर्यावरणीय रूप से संधारणीय क्षेत्र जो है वो बन पाए हुए है ना, कोई भी समुद्री क्षेत्र जो है। इसका उद्देश्य है कि फिशिंग हार्बर जो होते हैं, जहां पे फिशिंग करी जाती है, को स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में बनाने में मदद करना। यानी कि जो फिशिंग हार्बर है उसको एक रणनीतिक केंद्र बन पाए, उनका विकास बेहतर तरीके से हो, साथ साथ में सारे स्टेक होल्डर को शामिल करके वहां पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय क्षेत्र जो है वो हो सके हमारे तटीय क्षेत्र। ये है एफएओ की ब्लू पहल, मतलब ब्लू पोर्ट्स पहल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एएएस। क्या है एएएस? तो देखिए, बात करें तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल कोक एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है हमारी, उन्होंने एक बात बोली है कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो हमारे देश में चल रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। स्कीम क्या है ये देखते हैं। मेन हमारी ये कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है। तो ये जो एसोसिएशन थी, इसने ये आरोप लगाया कि जो हम लोग कोक इंपोर्ट करते हैं, कोल जो इंपोर्ट करते हैं, उसका जो यूज किया जा रहा है वो घरेलू जो इस्पात होता है बनाने के लिए, जो घरेलू काम के लिए, उसमें किया जा रहा है, ना कि वैसे इस्पात के लिए किया जा रहा है जो कि हम लोग निर्यात करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे छूट मिली होगी इस पहल के तहत, तभी ये बात करी जा रही है। तो बात देखते हैं कि क्या है ये पहल ना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो देखिए, ये है कि हम हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा, अगर इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने इस पहल को शुरू किया है। अगर हम किसी चीज का निर्यात करने वाले हैं तो हमें उसके लिए कुछ कच्चा माल या कुछ चीज आयात भी करनी पड़ेगी। तो हम उस चीज के लिए, अगर हम जो खाली उस चीज को निर्यात करने वाले हैं, तो जो उसके लिए कच्चा माल आ रहा है या कोई भी जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए, उसको इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ताकि जो हमारा जो निर्यात है वो प्रतिस्पर्धी हो सके और कम लागत वाला हो सके। ये बात हमने की है। देखते हैं, कच्चे माल के को प्रशुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति मिलती है इसके तहत। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण में सीधे इस्तेमाल, मतलब ऐसे कच्चे माल पर प्रशुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती है जो कि निर्यात किए जाने वाले जो माल होता है हमारा, उसके लिए सीधे तौर पे उपयोग होते हैं, ताकि भारत का जो निर्यात है वो सस्ता हो सके और प्रतिस्पर्धी हो सके, है ना। इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन हो गया या तेल हो गया या कोई उत्प्रेरक हो गया, है ना, कैटलिस्ट हो गया, को भी इस योजना में शामिल किया गया है कि अगर उनके लिए उपयोग के लिए, जैसे इस्पात बनाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, तो हमने इसको आयातित कोल को इंपोर्ट फ्री किया हुआ था। परंतु ये जो एसोसिएशन है, ये शिकायत यही कर रही है कि हम जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस्पात, उसके लिए ना करके हम लोग जो काम में ले रहे हैं उस इस्पात के लिए इसको कर रहे हैं, कोक आयातित कोल का उपयोग कर रहे हैं। अब इस स्कीम का प्रशासन कौन करता है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है एक विदेश व्यापार महानिदेशालय है, उसके द्वारा ये स्कीम संचालित की जा रही है। तो ध्यान रखना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या न्यूज है? न्यूज ये है कि हाल ही में पौंडीचेरी एक ऐसा जगह बना हमारा यूटी, जहां पर मातृ मृत्यु दर जो है वो 0 प्राप्त करने का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया सफलतापूर्वक। तो मातृ मृत्यु दर क्या है ये हम देखते हैं इसमें ना। अगर गर्भावस्था के दौरान या गर्भ की समाप्ति के 42 दिनों के अंदर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? मातृ मृत्यु हुई है ना। अब क्यों, किस वजह से अगर वो मृत्यु हो रही है तो माना जाएगा? अगर देखिए, गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो गई हो, या फिर जिस दौरान उसका इलाज चल रहा था उन कारणों से हो गई हो, या फिर गर्भावस्था में से जटिलताएं आ गई हो उसकी वजह से अगर हुई हो,
तो माना है उसको इंक्लूड भी किया जाएगा मातृ मृत्यु के अंतर्गत, है ना, कि बच्चा की गर्भावस्था के उसको पैदा करने के दौरान महिला की मृत्यु होगी, है ना। परंतु अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो ट्रेन में जा रही थी या बस में जा रही थी, कार में जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु होगी, तो उसको मातृ मृत्यु दर में नहीं काउंट करेंगे। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। मातृ मृत्यु को मापने का प्रमुख सूचक जो है वो मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR होता है। अब सतत विकास लक्ष्य जो है SDG, उसके तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मातृ मृत्यु दर को प्रत्येक 1 लाख जीवित, जितने 1 लाख जीवित बच्चे जो होते हैं उनके कंपैरिजन में बस हमें 70 तक सीमित रखना है। यानी कि जो 1 लाख बच्चों का अगर जन्म हो रहा है और 70 महिलाओं की मृत्यु हो, बस इस तक हमें सीमित रखना है, इससे बहुत आगे नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसका अर्थ ये है कि हम हमारी जो गर्भावस्था प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा है उस प्रकार की अच्छी नहीं है ना। भारत में अगर देखा जाए, भारत में कितना है अभी, ये 93 के आसपास है, हमें अभी उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर कुछ राज्यों की बात करें जैसे केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, है ना, पहले ही SDG का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, यानी कि 70 के लक्ष्य पे पहुंच चुके हैं, परंतु कुछ स्टेट अभी नहीं पहुंच पाए, इसी वजह से हमें 93 का आंकड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के बारे में एक न्यूज आई है, ये क्या है देखते हैं। क्यों ये न्यूज में है, तो हाल ही में क्या हुआ कि मॉयल करके एक है, उसको हमने बोला कि हमारी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज है मैग्नीज के लिए। अगर मैग्नीज अयस्क जो है, अगर हमें उसको निर्यात करना है तो हमारे लिए स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज कौन होगा, और ये आपका मॉयल, और इसने निर्यात करना शुरू कर दिया, ऐसा न्यूज में आया। तो ये बोला कि भारत सरकार ने मॉयल को बोला था कि जो 46% मैग्नीज ग्रेड से कम वाला मैग्नीज अयस्क होता है का निर्यात करने के लिए इस संस्था को एक स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज बोलने किया गया था कि आप ही ये काम करोगे, है ना, आपको लिए इसके प्रयास करने, है ना। अब मैग्नीज अगर की बात किया तो कैसे पदार्थ है, एक चांदी जैसा जो धूसर इसका रंग होता है, बहुत कठोर होता है एक तरह से, और भुरभुरा होता है, फ्रेजाइल होता है ना, थोड़ा भुरभुरा होता है। अगर मैग्नीज के भंडारों की बात करी जाए तो उड़ीसा इसमें पहले स्थान पे आता है, उसके बाद स्थान आता है आपका कर्नाटक का। अगर मैग्नीज अयस्क के उत्पादन की बात करी जाए तो आपका MP जो है वो एक अग्रणी राज्य है इस बारे में, है ना। भंडार और संसाधन के मामले में उड़ीसा है, और उत्पादन की अगर बात की जाए तो MP है ना। भारत के पास अगर अब बात की जाए तो मैग्नीज जो है वो निम्न ग्रेड वाला है, तो इसीलिए हमने इस संस्थान को मॉयल को बोला है कि आप मॉयल जो है कि आप ऐसा अयस्क जो है जो निम्न गुणवत्ता वाला है उसको निर्यात करो, ताकि हमारे लिए थोड़ी लाभदायक चीज है ना। तो ये हमारी जितनी भी खबरें थी अन्य सुर्खियों में, ये सारी हमने डिस्कस करी है। अब एक स्थल है हमारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थल है हमारा UAE, सऊदी अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, ये रहा, और ये इसकी राजधानी है ना। तो क्यों न्यूज में है ये, देखिए हाल ही में भारत और UAE की एक निवेश पर उच्च स्तरीय कार्यबल जो गठित किया गया था उसकी बैठक आयोजित की, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में आया। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो 7 अमीरातों का एक संघ है, अलग अलग 7 जगह हैं, प्रांत उनको बोल सकते हैं। अमीरातों का एक संघ है जिसमें जैसे आबू धाबी, दुबई, शारजाह जैसे चीजें शामिल है, और उनको मिलकर UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बना है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो सऊदी अरब है, दक्षिण पूर्व में इसके ओमान है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये इसके सऊदी अरबिया हो गया और इधर ओमान, और ये आपका अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। अगर हम लोग बात करें समुद्री सीमा की बात करें तो पूर्व में ओमान की जो खाड़ी है वो है ओमान की खाड़ी, ये यहाँ कहीं होगी, है ना, ओमान की खाड़ी ये, और क्या है फारस की खाड़ी भी इसके उत्तर या उत्तर दक्षिण में है, ये पर्शियन गल्फ इसके यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भौगोलिक विशेषताओं की इसकी बात करते हैं कि क्या है। तो भौगोलिक विशेषता है कि जो अरब प्रायद्वीप जो है उसके पूर्वी हिस्से में स्थित है, वो तो हम लोग देख चुके थे।
सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जो एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य होता है, मतलब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में दिखा देता हूँ कहाँ है। ये जो ईरान है, इसके बीच में ये जो है, ये वाला जगह, इसको हॉर्मुज जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है, जिससे कि ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वहां पे आसपास स्थित है, क्योंकि कच्चा माल वहां पे कच्चा ऑयल जो है वो एक महत्वपूर्ण ट्रेड पॉइंट है वो ना। जलवायु अगर बात करें तो रेगिस्तानी है, गर्मियों में बहुत गर्म होता है, उमस भरा होता है, सर्दियों में गर्म और तेज धूप होती है, पूर्व पहाड़ों में अपेक्षाकृत मोहन मौसम इसके ठंडा रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने का कि कर्क रेखा जो है वो यूएई से होके गुजरती है। तो ये न्यूज़ में है, ये इस जो एरिया है इधर वाला अरब प्रायद्वीप वाला, और ये जो ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट वाला जो इलाका है, ये न्यूज़ में आता रहता है, और कहीं ना कहीं से सवाल भी यूपीएससी का बनता है ना, जो प्लेसेस इन न्यूज़ हमारे होते हैं उससे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। और ये जो भी क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर है इन क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज के इस सेशन में तो इतना ही। ऐसे ही अन्य न्यूज़ टुडे के सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच।